अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 2014 कैलकुलस आईटी सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है और कोर्स कोड है जी 132। इसकी हमारी आज डिस्कशन होगी और स्टार्ट करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन से। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 1, -2, 0 एज वन ऑफ इट्स डायामीटर। यानी हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। देखिए इसका सोल्यूशन। आप मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का हम लेते हैं जी ये डायामीटर, जिसका एक पॉइंट हमें गिवन है 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट गिवन है 1, -2, 0। अगर डायामीटर के हमें एंड पॉइंट्स गिवन हो, जैसे एक पॉइंट को हम नाम रखें x1, y1 और z1 का और दूसरे पॉइंट को हम नाम रख दें x2, y2 और z2, तो तब स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? बाय यूजिंग x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, ये इक्वल टू 0। ये स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है जब स्फीयर के हमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो। तो ये सारा पॉइंट x1, y1, z1 है, इस पॉइंट को x2, y2 और z2, इसमें वैल्यूज लगाइए। x माइनस x1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस x2 भी हमारा 1 आ रहा है, फिर प्लस y माइनस 2 इंटू वाई माइनस प्लस 2 हो जाएगा, z माइनस 3 इंटू z माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, फिर वाई स्क्वायर माइनस का 4, इस पे फार्मूला लगा दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे z स्क्वायर माइनस 3z और माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस 3z और कांस्टेंट इसमें 1 और माइनस का 4, 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये थे जी हमारे पास उस स्फीयर की इक्वेशन जिसके डायामीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। का बी पार्ट अवेलुएट डबल इंटेग्रल दिया गया है, इसे अवेलुएट करना है, इसे फाइंड आउट करना है क्या इसका आंसर आएगा। 3 to 4, 1 to 2 और यहाँ है जी dy इंटू dx। इसे हम लिखते हैं x प्लस वाई रेज टू पावर -2 और इसे हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे एक्सट्रीम राइट साइड से। विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पावर छोड़ दीजिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। पावर छोड़कर अगर डेरिवेटिव 7 हो तो हम पावर्स में एक ऐड कर देते हैं और नई बनने वाली पावर पे डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा जी 3 to 4 और इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस वाई रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और एब्सोल्यूट साइन लगा के लिमिट्स आ जाएंगी जी एक्सट्रीम राइट पे 1 से 2 और फिर इस आंसर को इंटीग्रेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू y। पहले हमने इसे किया विद रिस्पेक्ट टू x, जब आंसर आ जाएगा उस आंसर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। 2 to 4 इस पे अपर लिमिट पुट करनी है और दरमियान में माइनस और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। माइनस साइन बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा जी 1/x प्लस वाई और लिमिट्स है जी 1 से 2 इंटू dy। इसमें पहले x की जगह पे अपर लिमिट लगाऊंगा 2 to 4, 1 ओवर अपर लिमिट लगाने से 2 प्लस वाई
दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। नेगेटिव साइन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ लिमिट्स दीजिए 3/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 प्लस वाई माइनस का 2 प्लस वाई इंटू डी वाई। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन के लॉग ले लेते हैं। ये आ जाएगा जी लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस का लॉग ऑफ 2 प्लस का y, और लिमिट्स इसकी आ जाएंगी 3/4। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, दो लॉग वाले अगर माइनस हो रहे हैं तो वो डिवीजन में आ जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई, और लिमिट्स आ जाएंगी 3/4। अब इसमें पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे, फिर दरमियान में माइनस और लोअर लिमिट पुट करनी। अपर लिमिट पुट करूँगा तो लॉग ऑफ y की जगह 4 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, इस y की जगह 4 पुट करेंगे 6, दरमियान में माइनस, और लॉग ऑफ y की जगह 3 पुट करेंगे 4, और यहाँ y की जगह 3 पुट करेंगे 5। अब फिर ये दो लॉग वाले माइनस में आ गए, इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 5/6 डिवाइडेड बाई 4/5, नेचुरल लॉग ऑफ 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/4, नेचुरल लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 24। तो ये था जी इस डबल इंटेग्रल का आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 24। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट है जी, स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन बतानी है, इसकी स्टेटमेंट बतानी है, और कर्वेचर के बारे में बताना है कि कर्वेचर क्या होता है। पहले हम कर्वेचर को देखते हैं, देन मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। कर्वेचर के लिए हमें एक कर्व लेनी है, जैसा देखिए मैं ये एक कर्व ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी तरह मैंने एक और कर्व ड्रॉ किया, और इसी तरह मैंने एक और कर्व जो है वो ड्रॉ कर दिया। कर्व किसी भी शेप का हो सकता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो शार्पनेस ऑफ बेंड जो है वो कम आ रहा है कंपैरेटिवली इस कर्व के, और इस कर्व के अंदर जो नेक्स्ट है नंबर 3 के ऊपर, इसमें शार्पनेस ऑफ बेंड और ज़्यादा हो गया। कर्वेचर इसी को कहते हैं शार्पनेस ऑफ बेंड, कि कोई भी कर्व जो है वो कितना बेंड हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर। तो कर्वेचर की आप सिंपल एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, शार्पनेस ऑफ बेंड इन अ कर्व, और ये स्मूथ कर्व होना चाहिए। अगर हम इस कर्व को नाम रख देते हैं जी सी का, तो ये कर्व हमारे पास एक तो स्मूथ हो, और जो भी इसके अंदर शार्पनेस ऑफ बेंड होगी उसी का नाम क्या होगा, कर्वेचर। या इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए कर्व विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस अलोंग द कर्व। ये भी डेफिनेशन है एक हमारे पास कर्वेचर की, और एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी कर्वेचर की। नेक्स्ट अब आप देखिए स्टोक्स थ्योरम जो है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी क्या है। स्टोक्स थ्योरम अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए कि आप रिलेशन बताइए बिटवीन सरफेस एंड लाइन इंटेग्रल, तो तब भी आप स्टोक्स थ्योरम ही की स्टेटमेंट लिखेंगे। इसे हम रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड लाइन इंटेग्रल भी कहते हैं। क्या इसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इफ़ एस इज़ एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी, यानी टू साइडेड, जस्ट लाइक आप एक सिलेंडर रख लीजिए और सिलेंडर की टॉप और बॉटम साइड जो है वो ओपन कर दें, तो ये एक टू साइडेड जो है, एग्जांपल दे रहा हूँ, टू साइडेड सरफेस हो जाएगा बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी। देखिए मेरे पास ये अगर कोई सा भी क्लोज कर्व है सी, इसे नाम रख देते हैं, और इसके अंदर ये जो सारा पोर्शन है ये इसका क्या है जी, सरफेस है, और ये सरफेस जो है बाउंडेड बाय क्या है, क्लोज कर्व। इफ़ ए हैज़ कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और ये जो वेक्टर ए है ये कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए इसके ऊपर। अब ये सारी स्टेटमेंट क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगी वो देखना है।
ये हमारे पास है लाइन इंटेग्रल और ये मेरे पास है सरफेस इंटेग्रल। यानी लाइन इंटेग्रल जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सरफेस इंटेग्रल में। अब ये लाइन इंटेग्रल क्या है, सरफेस इंटेग्रल क्या है, ये एक अलग से बहस है, ये आपको पता होना चाहिए, देन आप स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे पास है वेक्टर ए का ये लाइन इंटेग्रल है, ये बराबर हो जाएगा उसी वेक्टर ए के कर्ल के सरफेस इंटेग्रल के। और साथ हमने ये जो लिखा है एन कैप, वेयर एन कैप इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ एस। देखिए ये अगर मेरे पास सरफेस एस है और इसके ऊपर ये एक हमारे पास यूनिट नॉर्मल है, ये ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर। अगर मैं ये सारा सरफेस ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर रखूँगा, तो ये मेरे पास एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसी सारे को हम वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं, द लाइन इंटेग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए taken around a simple closed curve C is equal to the surface integral of the normal component of curl of A taken over any surface S having C as its boundary। यानी ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये बाउंडेड बाय अ कर्व C है और ये हमारे पास क्या है, उसी वेक्टर A का कर्ल है और ये उसका सरफेस इंटेग्रल है और कर्ल का ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटेग्रल। तो यहाँ इसमें सिर्फ जो कि एक डेफिनेशन थी, किसी और मौके के ऊपर जब हम इसका प्रूफ करेंगे वहाँ हम और डिटेल के साथ इसे समझेंगे कि लाइन इंटेग्रल क्या है, सरफेस इंटेग्रल क्या है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जी 2 और उसका डी पार्ट है, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम एंड फाइंड एफ वाई if f of x comma y is equal to e raised to power minus x cos 3 over y। डाइवर्जेंस थ्योरम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। देखिए इसकी क्या स्टेटमेंट है, द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर f टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस। ये हमारे पास है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर f और टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस। यानी ये जो सरफेस इंटेग्रल है ये बराबर होने जा रहा है, देखिए किसके, इज़ इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये हमारे पास आ गया जी डाइवर्जेंस ऑफ एक्स और इसका इंटेग्रल टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और यहाँ जो एन कैप हमने लिखा है, अगेन एन कैप इज़ द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस या वेक्टर एस। यानी अगर ये मेरे पास एस है तो इसके ऊपर ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा, नॉर्मल जो है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कह रहा है कि सरफेस इंटेग्रल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वॉल्यूम इंटेग्रल के अंदर। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी कि हमने डेरिवेटिव लेना है और पार्शियल डेरिवेटिव है। ये एक फंक्शन गिवन है और इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पहले सिंबल लगाते हैं जी, पार्शियल और पार्शियल y एफ एक्स कॉमा वाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं cos 3 ओवर y का, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसलिए ई रेस टू पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है। और इसी का एक नोटेशन जो है वो एफ वाई भी लिख सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y और फिर आगे हम डेरिवेटिव लेंगे इस 3 ओवर y यानी 3 रेस टू पावर 3 इंटू वाई रेस टू पावर माइनस 1 का। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बाद में जो उसके एंगल हैं उनका अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स साइन 3 ओवर y, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले पावर में से a कम कर दिया और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, 3 ई रेस टू पावर माइनस एक्स फिर साइन
3/y डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया जी इसका पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई है, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। यानी इसमें दो पार्ट हमने फाइंड आउट करने हैं। एक तो हमने फाइंड करना है स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v और एक वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम स्केलर कंपोनेंट देखते हैं। स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v, इसको डिनोट करेंगे जी स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। जो जिसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है वो बेस में आएगा और इसके लिए फॉर्मूला ये है, u वेक्टर का हम डॉट फाइंड करेंगे v के साथ और नीचे आ जाएगी वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर है जी इन दी डायरेक्शन उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर आपने डिवाइड करना है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ u आता तो ऊपर तो u डॉट v ही आना था, लेकिन नीचे हमने मैग्नीट्यूड फिर लेनी थी u की। यहाँ पर उसने कहा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ v, जो इन द डायरेक्शन ऑफ में वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर हमने डिवाइड करना है दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को। और दो वेक्टर का डॉट इस तरह लेते हैं कि इनके i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ i का कोफिशिएंट 6, इधर i का कोफिशिएंट 1, दरमियान में प्लस, j का कोफिशिएंट 3, यहाँ j का कोफिशिएंट -2, फिर k का कोफिशिएंट 2, यहाँ k का कोफिशिएंट -2। ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट आ गया और नीचे वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इस तरह लेते हैं जी, यहाँ सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे। i के साथ जो कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर j के साथ जो कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, फिर प्लस और k के साथ जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। ये माइनस का 6 प्लस के 6 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4। माइनस का 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 9 का स्क्वायर रूट रह जाएगा जी हमारे पास 3। तो कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v, इसका आंसर आ गया -4/3। अब हमने देखना यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, इसका फॉर्मूला है जी u डॉट v और नीचे v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा और साथ में वेक्टर आ जाएगा v। जिसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है उस वेक्टर का हमने डॉट लेना है ऑन टू वाले वेक्टर के साथ। ऑन टू हमारे पास इसका इस वक्त कौन सा आ रहा है v, तो u का डॉट v के साथ और जो ऑन टू वाला वेक्टर है वो साथ में मल्टीप्लाई होगा और नीचे उसी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अभी हमने देखा कि u डॉट v लेने से आंसर हमारे पास कितना आता है जी -4 और v की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी 3 और इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू वेक्टर v। वेक्टर v है हमारे पास i माइनस का 2j माइनस का 2k और अगर मैं माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4/9i प्लस का 8/9j और प्लस का 8/9k। ये हमारे पास आया जी प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द प्लेन। ये दो प्लेन है, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जी। आप कंसीडर कर लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है और दूसरा प्लेन हमारे पास ये है और ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं। भाई कैसे पता चला कि ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं? इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़, जैसे यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। यानी इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो आ रहे हैं 1, 2 और 6। इसी तरह अगर इस प्लेन के ऊपर देखें तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ हैं 1, 2 और 6। डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं
नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट। अगर ये दोनों सेम हो तो ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या है, पैरेलल। और जब दो नॉर्मल पैरेलल हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है जी x + 2y + 6z और -1 = 0। दूसरा प्लेन है x + 2y + 6z -10 = 0। इन दोनों प्लेन के दरमियान में उसने कहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास एक ये पॉइंट गिवन हो a x1 y1 और z1 और यहाँ पर कोई प्लेन गिवन है ax + by + cz + d = 0। एक पॉइंट का एक प्लेन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला ये है कि इस पॉइंट को आपने प्लेन की लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। यानी ये आ जाएगा ax1 प्लस का by1 + cz1 + d और इस पर आ जाएगा जी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जो भी x के साथ कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, फिर y के साथ जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और z के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और इनके दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। ये है एक पॉइंट का एक प्लेन से जो डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हमने नाम क्या रख दिया, d का। लेकिन यहाँ पर आपको दो प्लेन गिवन है। आप इसमें ये काम कीजिए कि किसी भी प्लेन के ऊपर, चाहे प्लेन 1 चाहे प्लेन 2 पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड आउट कर लें। आर्बिट्रेरी पॉइंट इस तरह से आएगा x + 2y + 6z -10 = 0। इसमें आप कोई से दो वेरिएबल अपनी मर्ज़ी है उसे आप 0 पुट कर दीजिए। मैं y और z को इसमें 0 पुट कर रहा हूँ। कोई से दो वेरिएबल 0 पुट करने, y होगा अगर 0 पुट करेंगे तो x - 10 = 0, x = 10। तो इस प्लेन पर एक पॉइंट आ जाएगा जी 10, 0 और फिर 0। अब इस प्लेन पर ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं 10, 0 और 0। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से जो है वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस आप यानी ये पॉइंट रख लें और यहाँ पर हमारे पास प्लेन आ गया जी। प्लेन की इस वक्त इक्वेशन है x + 2y + का 6z -1 = 0। ये फार्मूला सामने है। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। x की जगह 10 आ जाएगा, y और z की जगह पे 0 + 0 -1 और एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर y और z के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करना हमने। तो 36 हो जाएगा, 36 और प्लस का 4 ये हो जाएगा 40 और 41। तो d आ जाएगा जी 10 - 1 करेंगे 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो ये हमने एक प्लेन का एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट किया। आप यहाँ इस प्लेन पर भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि हम y और z की जगह पे 0 लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर इसका इस पॉइंट से इस प्लेन का हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों आंसर जो हैं वो ठीक होंगे। देखिए हम सेकंड चॉइस ये लेते हैं कि हम इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं इस प्लेन पर पुट करता हूँ y = 0, z = 0, तो यहाँ से x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी इस प्लेन के ऊपर। और इस प्लेन का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूँ जी पॉइंट B का 1, 0, 0। अब इस पॉइंट B का इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है x + 2y + 6z -10 = 0। यही फार्मूला इस पे अप्लाई करें कि पॉइंट को प्लेन की लेफ़्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे। तो ये 1 + 0 + 0 -10, इस पर एब्सोल्यूट x के साथ कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर z के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके इस पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट
और 1 में से -10 करेंगे -9, एब्सोल्यूट की वजह से +9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो दोनों से जो है ना जी वो आंसर सेम आ रहा है। आप किसी भी प्लेन के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास चॉइस है कि हम इस प्लेन पे पॉइंट फाइंड करें आर्बिट्रेरी पॉइंट, या इस प्लेन पे पॉइंट फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, शो डैट द कर्वेचर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज़ 1/a। यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए होगा, अगर हम उसका कर्वेचर फाइंड आउट करें तो उसका आंसर किस चीज़ के बराबर आएगा, 1/a के। देखिए इसका सोल्यूशन, सर्कल की इक्वेशन लिख लें, x² + y² = a²। इसका यहाँ सेंटर हमने रखा है जी 0 0 और रेडियस इसका a रखा है। अगर मैं इसमें डेरिवेटिव लूँ तो x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे d/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से 2y dy/dx बराबर हो जाएगा -2x के, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -x/y। ये डिवाइड कर देंगे y से और यहाँ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ तो इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा जी, v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, माइनस का x, और dy/dx की वैल्यू है हमारे पास माइनस का x/y डिवाइडेड बाय y²। अब यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा इसमें, और इस एलसीएम ने आना इसी के साथ है, यहीं पर इसको लिखिए -sin y², और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² डिवाइडेड बाय y² इंटू y, और x² + y² हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1 से, ये है जी a² डिवाइडेड बाय y³। ये हमने फाइंड किया है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। कर्वेचर के लिए फार्मूला होता है जी सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 + dy/dx का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 3/2। इसलिए फाइंड किया था फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है -a² ओवर y³ और एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 + dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से बन जाएगा जी x² + y², और इसके ऊपर पावर है 3/2, और एब्सोल्यूट की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, a² ओवर y³ 1 डिवाइडेड बाय, इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये y² प्लस का x² डिवाइडेड बाय y², और इसकी पावर 3/2, फिर a² y³ 1 ओवर, अब फिर x² + y² इक्वेशन नंबर 1 से वो बराबर है a² के, और डिवाइडेड बाय y², और इसकी पावर है जी 3/2, और ये दोनों पावर 2 जो हैं वो इस 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा a² y³, फिर 1 ओवर a³ ओवर y³, और यहाँ से ये वाला y³ इस y से, ये क्यूब इस स्क्वायर से कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1/a के। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि हर वो सर्कल जिसका रेडियस a होगा उसका कर्वेचर किस चीज़ के बराबर होगा, 1/a के। इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हैं। सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x = a cos t, y = a sin t, उसकी मदद से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। अगर हम वेक्टर की मदद से कर्वेचर को सॉल्व करें और सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म a cos ti प्लस का a sin t j, सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x = a cos थीटा और y = a sin थीटा। कर्वेचर फाइंड आउट करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। अगर मैं इसका
डेरिवेटिव ले लूँ, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा जी माइनस का साइन टी, और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी, और साथ में लिख देंगे जे। फिर अगर इसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए, अगेन साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन टी। और फिर फाइंड करना है जी आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये सिंपल एक डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ लिखेंगे आई जे के, और आर डैश के आई जे और के कॉफिशेंट हैं माइनस का ए साइन टी, और जे का कॉफिशेंट है ए कॉस टी, के इसमें नहीं है तो ज़ीरो, और फिर डबल डैश के आई जे और के कॉफिशेंट माइनस का ए कॉस टी माइनस का ए साइन टी, और इधर आ जाएगा ज़ीरो। और इस डिटर्मिनेंट की अगर मैं एक्सपेंशन करूं थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पर लिखेंगे के, और इस के की रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, दरमियान में माइनस, और एक माइनस ये है, ये प्लस हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। इन दोनों से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा जी इसमें ए स्क्वायर। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, आर डैश आर डबल डैश टी, और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है जी, सबसे पहले आएगा इस पर स्क्वायर रूट, आई के साथ जो कॉफिशेंट नहीं है ज़ीरो है उसका स्क्वायर, फिर जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर वो नहीं है, और के कॉफिशेंट का स्क्वायर करेंगे, और इस सारे पे स्क्वायर रूट, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं आर डैश ऑफ टी की, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कितना रह जाएगा ए। अब इस केस के अंदर जो कर्वेचर का फार्मूला है वो है जी आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश टी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर डैश टी की मैग्नीट्यूड, और उसके ऊपर पावर 3। ये वेक्टर के केस के अंदर फार्मूला कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए। तो कर्वेचर इज़ इक्वल टू, इस सारे का हमारे पास आंसर आया था ए स्क्वायर, और इसका आंसर आया हुआ ए, उसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, तो यहाँ से फिर कर्वेचर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 1/a के। तो इस मेथड से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, और भी इसके अंदर मेथड हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दो, एक डेरिवेटिव के ज़रिए फाइंड किया और एक वेक्टर के ज़रिए सॉल्व किया कर्वेचर को। 4 derive the equation for plane in vector form and equation for plane passing through the point and perpendicular to the line। और ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करता हो और इस लाइन के ऊपर वो क्या हो, परपेंडिकुलर। जी इसके लिए हम पहले यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इस स्पेस में 3D के अंदर ये मैंने एक प्लेन रख दिया। इस प्लेन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसे आप कह दीजिए ये ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट रख देते हैं जी, फिक्स पॉइंट P0 जिसके कोऑर्डिनेट x0 y0 और z0, और यहाँ पर एक मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया, इसके पोजीशन वेक्टर को नाम रख दीजिए r0 का। इसी तरह यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट रख रहे हैं P x, y, z,
और इसके पोजीशन वेक्टर को नाम रख देते हैं जी आर का, और यहाँ से मैंने पी नॉट से पी बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक और वेक्टर बना दिया। अब इस प्लेन के ऊपर एक हमने लेना जी नॉर्मल वेक्टर जो है, यानी ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हों उन तमाम के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो इसे नाम रखते हैं हम n का, और इसके कोऑर्डिनेट है जी ए आई प्लस बी जे और प्लस का सी के। ये n एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन तमाम वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हमने लिखना है। लेट देयर बी अ प्लेन m, इस प्लेन को नाम रख दीजिए m का, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, p नॉट से, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x नॉट, y नॉट और z नॉट, एंड वेक्टर n दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू द प्लेन, और ये वाला जो वेक्टर n है ये इस प्लेन के ऊपर क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहते हैं जी परपेंडिकुलर को। दिस ऑर्थोगोनल वेक्टर n इज़ कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। ये जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखा है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। लेट पी एक्स कोमा वाई जी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दी प्लेन। यहाँ पर हमने p पॉइंट रख लिया, एक वेरिएबल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, और r नॉट पोजीशन वेक्टर है p नॉट का, और r पोजीशन वेक्टर है p का। लेट r नॉट एंड r बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ p नॉट एंड p। अब अगर हमें o से p तक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक o से p जो है वो इक्वल हो जाएगा o टू p नॉट, फिर प्लस p नॉट से p, यानी o से p जाने के लिए एक ये वेक्टर है o से p, और एक है o से p नॉट प्लस p नॉट से p तक, और यहीं से अगर हम वैल्यू निकालें OP माइनस OP नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी p नॉट p वेक्टर की, और OP चूँकि ये पोजीशन वेक्टर है जिसके पोजीशन वेक्टर को हमने नाम रखा हुआ है जी r का, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने नाम रखा हुआ है r नॉट का, तो p नॉट से p जो है वो बराबर हो जाएगा r नॉट माइनस r के। अब ये वेक्टर n परपेंडिकुलर है इस पूरे प्लेन के ऊपर, यानी प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए हैं उन तमाम वेक्टर्स के ऊपर जो n है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये मेरे पास सारा एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये मैंने कोई वेक्टर रख दिया है n, ये n वेक्टर प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन तमाम वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल। और दो वेक्टर उस वक्त परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर हो, यानी n वेक्टर p नॉट p के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। यहीं से हम लिखेंगे n वेक्टर डॉट p नॉट से p बराबर है r माइनस r नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। भाई इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये जो n डॉट r नॉट माइनस r नॉट आया है इसे हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही हमारा क्वेश्चन था, पहले हमने प्रूव करना था, यानी डिराइव द इक्वेशन फॉर प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई है, ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ है। जी इसी इक्वेशन की हम एक फॉर्म और बनाने लगे हैं, इसी से डिराइव करेंगे। ये जो n वेक्टर है इसकी वैल्यू है जी ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के और डॉट r माइनस आर नॉट, यानी x माइनस एक्स नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट। अब इन दोनों वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि इसके i के कोफिशिएंट को इसके i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ आई का कोफिशेंट ए आ रहा है और इसमें आई का कोफिशेंट है जी x माइनस एक्स नॉट, फिर प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट, फिर प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी हमारे पास कहलाएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास कर रहा हो 2, 4 और 5 से। यानी इस वक्त जो हमारा P0 पॉइंट जो हमने रखा था x0, y0 और z0, वो P0 पॉइंट जो है वो हो चुका है जी 2, 4, 5। इसके साथ हमें A, B और C चाहिए। A, B, C क्या है, ये जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर था, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल था, उसमें I, J और K के जो कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, A, B और C। यानी ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस पूरे प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये लाइन की हमें दी गई है पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस टी, वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3t और z इज़ इक्वल टू 4t। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू t, और y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू t, फिर z माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू t। तो ये हमारे पास आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास बन गया है नॉर्मल वेक्टर n, क्योंकि नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज़ इस केस के अंदर क्या आ रहे हैं, वो a, b और c आ रहे। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ हैं। यानी ये जो डिनोमिनेटर में पड़ी हुए कांस्टेंट है ये a है, b है और ये वैल्यू किसकी आ गई है, c की। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं ताकि हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन मिल जाए जो कि इस पॉइंट से पास करता हो और वो प्लेन परपेंडिकुलर हो, समझ लीजिए इस लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करूँगा 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू इसमें 2 आ रही है, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू इसमें 3 है, और y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू इसमें 4 आ रही है, z माइनस जेड नॉट की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 प्लस का 3y माइनस 12 प्लस का 4z माइनस का 20 इज़ इक्वल टू 0। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस का 3y प्लस 4z माइनस का 20 और माइनस का 12, ये माइनस का 32 हो गया, फिर 2 माइनस का 34 इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसे प्लेन की हमें इक्वेशन मिल गई है जो कि किस पॉइंट से पास करता है जी 2, 4, 5 से, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर क्यों उसने कहा था, ताकि हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल के क्या थे, डायरेक्शन रेशोज़ हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है जी, अवेलुएट द इंटेग्रल x cos y dx माइनस y sin x ds यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम where c is the square with vertices 0, 0, pi by 2, 0, pi by 2, pi by 2 और 0, pi by 2। जी, इस स्क्वायर को c यहाँ पर एक स्क्वायर है और कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो है 0, 0 और फिर x की वैल्यू है जी पाई बाई 2 से 0 और फिर इसकी वैल्यू है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक और एक उसकी वैल्यू है जी 0 से पाई बाई 2 तक। पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 के। ये बताया गया c हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर है, लेकिन इसे हमने एवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। जी, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि m dx प्लस n dy बराबर होगा, डबल इंटेग्रल आ जाएगा, फिर पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y इंटू dx और फिर dy। ये स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम की। इसे आपने एज ए फार्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी जो dx का कोफिशिएंट है वो m आ रहा है
और जो डी वाई का कोफिशिएंट है वो n है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आ जाएगी वो है माइनस का y साइन x, ये n की वैल्यू है। और m की जो वैल्यू आएगी dx का कोफिशिएंट है वो है x cos y। अब n को हमने पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम फाइंड करें पार्शल n ओवर पार्शल x तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और m को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शल m ओवर पार्शल y, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में माइनस करना है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है जी माइनस का y cos x और ये प्लस हो जाएगा x साइन y, और पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं x साइन y, फिर माइनस का y और cos x। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ लगानी है जी डबल इंटीग्रल। अगर आप x की लिमिट्स देखेंगे तो x की लिमिट्स हैं 0 से π/2 तक, और y की अगर आप लिमिट देखते हैं तो वो भी है 0 से π/2 तक। तो यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2, और पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y, इस टोटल की जो वैल्यू आई है वो है जी x साइन y माइनस का y cos x और dx इंटू डी वाई। अब इसे डबल इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, फिर देखते हैं जी इसका क्या आंसर बनता है। जी यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से π/2, और dx तो वैसे ही रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन y की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस का cos y, और इसके ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/2, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y की इंटीग्रेशन है y²/2 cos x एज इट इज़, y² / 2, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/2 तक। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट, फिर दरमियान में माइनस और लोअर लिमिट। तो 0 से π/2 माइनस x cos 90 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अपर लिमिट पुट की y की जगह π/2, फिर लोअर लिमिट पुट की है, फिर माइनस का cos x एज इट इज़, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π² डिवाइडेड बाय 4, लोअर लिमिट पुट करूँगा 0, और इस सारे को हमने अब इंटीग्रेट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू x। cos 90 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 0 से π/2 x आ गया, फिर माइनस π² डिवाइडेड बाई 8 इंटू cos x और dx। जी x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स हैं जी 0 से π/2 तक, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो माइनस का π² डिवाइडेड बाई 8, और cos x की इंटीग्रेशन sin x, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/2। अब इसमें जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो π² डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 0, और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये सारा आंसर 0 हो चुका है, तो π² डिवाइडेड बाई 8, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो π² डिवाइडेड बाई 8 माइनस का π² ओवर 8 1 माइनस 0, तो π² डिवाइड बाई 8 माइनस का π² डिवाइड बाई 8, और ये फाइनली आंसर ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इस इंटीग्रल का आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 0 के। तो ये था जी हमारा स्टूडेंट्स आज का ये पेपर कंप्लीट हो गया इसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।